नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपके 28 नवंबर 2020 से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। देखिए, जब आप भौतिक राशियाँ पढ़ते होंगे तो 7 भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लास्ट में आती है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में मापी जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर अधिकतम की बात करेंगे तो 552 अधिकतम है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 545 सीटें हैं। ठीक है, 545 वर्तमान में आपसे अधिकतम पूछा था तो 552 पर टिक करना था। 545 में से 2 सीटें जो होती है लोकसभा की वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा की 12 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 2001 सन में क्या हुआ था, संसद द्वारा 84 संविधान संशोधन हुआ था। उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। मतलब कि 2026 तक लोकसभा की अधिकतम सीटें जो हैं 552 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आने वाले जो पेपर है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में आपसे पूछा गया था। तो 2019 की बात करेंगे तो ए नंबूदरी मलयालम कवि है, इन्हें मिला था। अगर इसके पीछे का आपसे पूछता है 2018 वाला तो अमिताभ घोष को मिला था, ये अंग्रेजी के कवि हैं। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। जो भी आपसे पूछता है 55वां पूछा था तो आपको नंबूदरी को टिक करना था। ठीक है, याद रखिएगा, मलयालम कवि हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है। ठीक है, गोबी रेगिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और कहाँ पर है? मंगोलिया में। मंगोलिया कहाँ पर पड़ता है? एशिया का ही पार्ट है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जहाँ पर एशिया लिखा हो या फिर मंगोलिया, वही इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए, 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, वंदे भारत ट्रेन जो पहले इसका नाम क्या था? ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ट्रेन 18 जो है इस नाम से जानी जाती थी। किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो 2 ट्रेनें चली हैं। सबसे पहले ट्रेन चली थी न्यू दिल्ली से वाराणसी, इसके बाद एक और ट्रेन चली है नई दिल्ली से कटरा, ये आपका जम्मू कश्मीर जाती है जहाँ पर वैष्णो माता का स्थल है। तो 2 ट्रेनें चलती हैं वंदे भारत। जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो, देखिए ऑप्शन सभी को याद नहीं हो पाते हैं तो प्रश्न ही आपको याद हो जाते हैं। तो 2 ही जगह चलती है, नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से कटरा। जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो उसको अगर आप लोग सही करके आएँ तो इसका सही ऑप्शन होगा। 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यावरण दिवस की थीम आपसे पूछी गई थी। देखिए, 5 जून 2020 को प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, ये थीम थी 2020 वाली। ठीक है, मैंने आपको 2019 वाली लिख दी है। बीट एयर पोल्यूशन, मतलब कि वायु प्रदूषण को खत्म करना, ये पिछले साल की थीम थी, 2019 की थीम थी। लेकिन 2020 के अगर आपसे पूछेगा तो टाइम फॉर नेचर अगर आपके ऑप्शन में लिखा है तो आप लोग उसी को टिक करेंगे। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पे 60 kg है, कुछ लोग 600 kg लिख रहे थे। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो उसको आप लोग देखिएगा प्रश्न में हो। तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान आपसे पूछा गया। देखिए, जब भी आपसे द्रव्यमान की चर्चा करेगा, मास की बात करेगा तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। पृथ्वी पर अगर 60 है तो चंद्रमा में 60 होगा। वेट चेंज होता है। ठीक है, वेट 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाने के बाद और पृथ्वी पे आने के बाद 6 गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे द्रव्यमान पूछा गया था, मास पूछा गया था, तो नो चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज ऑप्शन में आ सकता है या तो 60 kg ऑप्शन में आ सकता है। दोनों इसके सही ऑप्शन होंगे। देखिए, 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, स्थल रुद्ध देश आपसे पूछा गया था दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है। तो आपसे लैंड लॉक कंट्री पूछी गई थी, मतलब वह कंट्री, दक्षिण अमेरिका की वह कंट्री जो चारों तरफ से लैंड लॉक हो, मतलब समुद्र कहीं से उसका सीमा न बनाता हो। लैंड लॉक मतलब कि जैसे कि इस प्रकार संरचना है तो वो अंदर ही हो, इसके पास समुद्र के कोई भी स्थल ना हो, कोई भी कंट्री इसके साथ लगती हो, उसकी सीमा लैंड के साथ सीमा लगती हो, सी के साथ में नहीं लगती हो। तो ठीक है, ऐसे 2 कंट्री हैं, बोलोविया है और पैराग्वे। ये 2 कंट्री हैं दक्षिणी अमेरिका की जो स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल के साथ ही उनकी सीमा बनती है, समुद्र के साथ नहीं बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
तो इनके तरह ही आपको क्वेश्चन को तैयार करके चलना है। वायरस की वजह से होने वाली बीमारी आपसे पूछी गई थी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैंने आपको 4 ऑप्शनों के सामने लिख भी दिया है कि टीबी जो है, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, ये जीवाणु से होती है। ठीक है। कालरा जो है जीवाणु से होती है, इसे हैजा कहते हैं, तो ये जीवाणु से होती है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। डेंगू इसका सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? डेंगू जो है वायरस से होता है। तो आपसे वायरस की वजह से होने वाली बीमारी पूछी थी, तो किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? लास्ट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद देखिए यूएस ओपन विनर आपसे पूछे गए थे। यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल के विजेता जो हैं डोमिनिक थियम है। कहाँ खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रिया खिलाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 की बात करेंगे। अगर आपसे 2019 का पूछे तो राफेल नडाल को टिक करिएगा। देखिए पिछले साल का याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए आपका जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? 2019 की बात करेंगे, 2019 का नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। इसके बाद आपका कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन होता है। तो विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता। और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो था वो राफेल नडाल ने जीता। तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, तो दोनों लोगों ने 2-2 ग्रैंड स्लैम पिछले साल के जीते थे। आपसे 2020 का पूछा है तो डोमिनियस थियम को आप लोग सही करिएगा, ऑस्ट्रिया खिलाड़ी हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूरत जो है वो किस नदी के किनारे? सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। तो ताप्ती जो है वो सूरत के पास से बहती है, तो सूरत ताप्ती नदी किनारे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सैडल पीक कहाँ पर है? या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है। अंडमान निकोबार क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे आपसे पूछा गया था, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैंने आपके लिए जल दिवस भी लिख दिया है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दोनों आपको याद करके चलना है। इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछी गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में कुफरी नामक स्थान पर आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपसे पूछे गए थे। 2020 का आयोजन जो है वो गुवाहाटी असम में हुआ था। ये तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। प्रथम स्थान की बात करेंगे, जो स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जीतता है उसे प्रथम स्थान दिया जाता है। तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर आए, हरियाणा दूसरे स्थान पर आए और दिल्ली तीसरे स्थान पर आए। अगर आपसे आयोजन स्थल पूछ चुका है एग्जाम में, तो नेक्स्ट वाला पेपर जो आपका होगा उसमें आपसे प्रथम स्थान पूछ सकता है, या फिर ये किस क्रम का था ये भी आपसे पूछ सकता है। द्वितीय क्रम आपसे पूछ सकता है, द्वितीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो हरियाणा ने प्राप्त किया। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये तीनों आपको याद रखने हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर। पिछले साल ढेर सारे बैंकों का विलय हुआ 2018-19 में। तो बीओबी किस बैंक के साथ विलय हो चुका है? मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा का किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक, ये तीनों बैंक मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा बने हैं। ठीक है। विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों का विलय हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा गया था, यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। आप ढेर सारे याद कर लीजिएगा, HTML का याद कर लीजिएगा। एक लिस्ट आपके जो भी आप पढ़ते होंगे, लूसेंट पढ़ते हैं, तो उसके पीछे भी कंप्यूटर से संबंधित एक लिस्ट होगी शॉर्ट फॉर्म की, उसको याद करके जाइएगा। ढेर सारे क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ही फंस गया तो आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा गया था, साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली केरल में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इतने बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, फिर से एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन और आया था, कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? अभी आपका मालूम है कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, तो कोविड केयर ऐप ढेर सारे राज्यों ने अपने अपने ऐप जो है लॉन्च किए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के ऐप का नाम था कोविड केयर ऐप। याद करके जाइएगा, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं
28 तारीख के क्वेश्चन, दिसंबर के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। करंट अफेयर जो है वो बार बार रिपीट होकर आएगी। पीएनबी का मुख्यालय मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया था कहाँ पर है, तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज होता है कि पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब में हो सकता है क्या, नहीं, ये न्यू दिल्ली में है, इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको पंजाब जरूर देगा। अगला देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति आपसे पूछा गया था। देखिए युवा राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीवन रेड्डी थे, 65 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने थे। अगर सबसे बुजुर्ग की बात करेंगे तो आर वेंकट रमन जो है वो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की बात करें, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो राजीव गांधी बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद वर्तमान समय में रामसर स्थल कितने हैं। देखिए रामसर स्थल से क्वेश्चन आया था। अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो इस समय 42 हैं। ये नवंबर दिसंबर 2020 के आंकड़े हैं। इसके पहले 37 थे, फिर बढ़ा दिए गए। तो जो भी आपके पास मैक्सिमम उत्तर होगा उसको आप लोग टिक करेंगे। तो रामसर स्तर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए रामसर स्तर जो होते हैं वो आर्द्र भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे वहाँ पर, तो उसी के जगह के नाम से ही से रामसर समझौता कहते हैं। और रामसर स्थल जो हैं वो भारत के कितने हैं, 42 स्थल हैं। इसे कहते हैं वेटलैंड कन्वेक्शन कहते हैं, इसलिए इसे रामसर संधि कहते हैं। और कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। मतलब भारत में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं उनको भारत वाले लोकेट करते हैं। तो अब तक 42 हैं, ठीक है। तो 42 स्थल जो हैं वो लोकेट किए जा चुके हैं रामसर स्थल के तौर पर। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर जाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, कुछ लोग कह रहे थे क्रिकेट स्टेडियम आया था, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला के उड़ीसा में बन रहा है, ठीक है। 2023 का जो हॉकी विश्व कप होना है वो इसी स्टेडियम में होना है, ऐसा तय करके माना जा रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो राउरकेला उड़ीसा में है। लेकिन अगर बात करेंगे क्रिकेट की तो मोटेरा स्टेडियम है। मोटेरा स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए रहो, देखिए जितना आपको याद रहता है उतना आप बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हॉकी बताते हैं, कुछ लोग क्रिकेट बताते हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में आए हो उसको आपको तैयार करके चलना। तो ये 24 क्वेश्चन अभी मिल पाए हैं। और उसका दोस्तों वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 29 नवंबर 2020 को जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, PMKVY का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदी में ही होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये किस मंत्रालय से स्टार्ट किया था, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 15 जुलाई 2015, 15 से 16 जुलाई 2015 के आसपास ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक, मतलब कि 5 सालों में आपको 3 गांव गोद लेने हैं। 2014 से लेकर के 19 तक 5 साल होते हैं, तो 3 गांव गोद लेने हैं और उनको विकसित करना है। और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर के उन्हें विकसित करने का लक्ष्य जो है वही है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद हैं उन्हें 8 गांव लेने हैं 2024 तक, 2014 से लेकर के 24 तक 10 सालों में 8 गांव लेने हैं। पहले ये 2019 तक थी, अब ये आगे बढ़ा दी गई है। तो आपसे डेट पूछी गई थी 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ ही होगा, कितने का लाभ होगा, 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 60% का लाभ होगा, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे इसे। एक देखिए और मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, cos 20, cos 40 और cos 80 डिग्री का मान आपसे पूछा गया था। तो जब भी ऐसा होता है कि cos का cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। अगर ये साइन में होता साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, तो वहां पर 1/4 साइन
3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 20 डिग्री है, तो 20 का 3 गुना करेंगे तो cos 60 आ जाएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2। अगर 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/8 बनेगा। तो ये 2 आपके मैथ के क्वेश्चन मिले हैं। देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन में मैथ के मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से था। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले किसे मिला था। तो इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। 1991 से 92 के आसपास इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। पहले ये राशि जो थी 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब जो है राशि बढ़ा दी गई है, अब इसे 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2020 की बात कर लेते हैं, आपके पेपर में 2020 से क्वेश्चन आएंगे। 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसको किसको मिला है, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है, विनेश फोगाट को पहलवानी करती हैं उसके लिए मिला है, रानी रामपाल जो हैं वो हॉकी टीम की महिला टीम की कप्तान है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंकावेलू ये ऊंची कूद कूदते हैं, और एक पैरा एथलीट है। तो 5 लोग को मिला है। ये पांचों नाम आपकी जुबान में होने चाहिए। राशि याद रखिएगा कि राशि बढ़ा दी गई है 25 लाख की, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और पहला तो आपको याद करके चलना ही चलना है। देखिए 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वराज शब्द की मांग या स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी। देखिए स्वराज शब्द आया था 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले स्वराज शब्द जो था वो दादा भाई रनौजी ने इस्तेमाल किया था, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य को घोषित किया था। तो दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पहला वाला, दूसरा वाला तैयार करके चलिएगा। 7वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ कि हमने लागू किया 26 जनवरी को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के दिन ये घोषणा की थी, वहाँ पर लाहौर में घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसको डेट को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 26 नवंबर को तो हमारा बन गया था, लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने थोड़ा स्टैंड किया। लेकिन ये डेट जो संविधान बना वो डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष देश आपसे पूछा गया था 2020 के आंकड़े के अनुसार। तो नॉर्वे जो है 189 देशों में पहला स्थान को प्राप्त किया। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 2020 में 131वीं रैंक है भारत की। कितनी रैंक है? 131वीं रैंक है। 2019 में जो रैंक थी इसकी 129 रैंक थी। तो मतलब कि 2 स्थान जो है इसकी रैंक और गिर गई है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए इसे। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, ये भी मैथ से क्वेश्चन आया है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए, फिर आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य को लिख लेंगे। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 4740 रुपये। तो 4740 रुपये में पहले वो 12% की छूट देगा। तो 12% की छूट देगा तो वस्तु जो हो जाएगी 88/100 के बराबर हो जाएगी। पहले आप मल्टीपल करेंगे इसमें 88/100 का। फिर क्या कह रहा है ये कि 33% का उसे लाभ अब भी हो रहा है। अगर 33% का लाभ अब भी हो रहा है तो 100/133 कर देंगे, और इसका अगर आप गुणा भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 3136.24 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको 3136 मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आया था, इसमें आपको यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक निकालना था। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या याद रखना होता है, अगर लास्ट में 0 156 आता है किसी भी संख्या के, तो उसमें नो चेंज होता है, वही संख्या आ जाती है। लेकिन 0 156 में यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, 9 आ रहा है लास्ट में, तो 0 156 में से कोई भी संख्या नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपने चेक कर लिया तो इसके बाद क्या करिए, 412 में जो भी घात हो उसको 4 से डिवाइड करिए। अगर शेषफल 0 आता है तो जो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2,
उसकी पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, अगर जो भी शेषफल आता है, मान लीजिए यहाँ पर हमें एक शेषफल मिलता तो हम 2 की पावर 1 कर देते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए, अगले में यहाँ पर 9 आ रहा है तो 431 से पहले हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। शेषफल अगर 3 आया तो 9 की पावर में हम 3 लिख देंगे। अगर शेषफल 0 आता तो 9 की पावर में 4 लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में इकाई अंक 6 होता है तो 6 आ गया। और 9 9 81 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो इकाई अंक 9 आएगा। तो 6 और 9 इकाई अंक मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 और 54 में इकाई अंक आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरबीआई के गवर्नर जनरल आपसे पूछे गए थे। अब आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नंबर भी आपको याद रखना है, 25 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आईसीसी का जो क्रिकेट का हेडक्वार्टर है ना, सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है, उसका हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में बनाया गया है। देखिए अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। अगर लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस मतभेद को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। लेकिन संविधान संशोधन की अगर चर्चा हो रही है तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। लोकसभा से अलग पास होगा, राज्यसभा से अलग पास होगा, इसके बाद राज्यों की विधान सभाओं से भी पास होता है, फिर जाकर के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो वहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अभी आपसे पूछा गया था आर्टिकल 108। अब देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एबीसी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बीसीडी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सीडीए 15 दिन में और डीएबी 30 दिन में किसी काम को करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, 30 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो होता है वो कुल काम होगा, जो कुल काम होगा वो उनका एलसीएम होगा। तो हम क्षमता निकालेंगे तो ए बी सी की क्षमता आएगी 5 छक्का 30, 6 क्षमता आ गई। ए बी सी जो है वो एक दिन में 6 काम को करेंगे। इसके बाद बी सी डी की क्षमता निकाल लिया 3, भाग करते जाइए, 15 दूनी 30 और 30 एकन्नम 30। तो यहाँ पर हमने क्षमता निकाल ली और यहाँ पर देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, बी 1 बार 2 बार 3 बार। तो सभी जो चीज़ें यहाँ पर ए बी सी डी वो 3 बार आ रही हैं। तो 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12। 12 कैसे, 6 3 9 1 10 2 12। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता जो आ गई वो 4 आ गई। और टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है। अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 15/2 मतलब कि 7.5 दिन लगेंगे। 7.5 दिन में a प्लस बी प्लस सी डी काम करेगा। याद रखिएगा, मैंने 7.5 नहीं लिखा है, क्षमता लिख दी है। तो आप लोग 7.5 दिन आगे बढ़ा लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना है, अगर आपको इसको बुझाना है तो इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये चूने का पानी भी होता है और बुझा हुआ चूना भी होता है। चूने में आपने पानी डाल दिया तो चूने का पानी बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो आया था आपका, ये रीजनिंग से आया था। 25 डिवाइड बाई 5 बराबर 15, 30 डिवाइड बाई 6 बराबर 20 के हो तो 35 डिवाइड बाई 7 का मान आपको बताना है। कैसे आप सोच पा रहे हैं इसे, 5 5 25 होता है, इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 5 आएगा। और 5 23 15, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। इसी प्रकार इसको सोचिए, 6 पंचे 30, 5 होता है ना, तो 5 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, तब जाकर के 20 बना। तो पहले आपने 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वाला अगर 5 आया, 7 पना 35, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 उत्तर आएगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, 1989 में शामिल किया गया था। किसने बनवाया था इसे, अशोका ने बनवाया था। कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश में है। याद रखना है आपको, सारे ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तेलंगाना के गवर्नर जनरल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सौंदरराजन या फिर आपके एग्जाम में सुंदर राजन आ सकता है। जो भी आपके ऑप्शन में रहा उसे आप लोग टिक करके आए होंगे। मुख्यमंत्री को याद करके चलिएगा, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आया था, कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। यूएनओ के महासचिव आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बाबर के पिता का नाम। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था, तो उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, 1526 में ये आया था। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है बताइए? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? देखिए नए प्रधानमंत्री बने, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। तो योशिहिडे सुगा ये हैं। 14 सितंबर 2020 से इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले शिंजो आबे जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था क्योंकि बीमार चल रहे थे। तो ये नए आपके प्रधानमंत्री बनाए गए। तो ये में 23। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 30 सितंबर 2020 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले पहुंच सके। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 199 देशों की ये सूचकांक बना है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है जापान ने। तो जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अगर भारत के रैंक की बात करेंगे 2020 में, तो 84वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने 199 देशों में, जबकि 2019 में भारत की रैंक थी 86वीं। ठीक है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है? हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक बनाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक भुखमरी मतलब कि हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो 107 देशों का इंडेक्स ये बना है। भारत की रैंक है 94 नंबर की। ठीक है, 2019 में 102 नंबर पे था और 2020 में 94 स्थान पर आ गया। अगर पहले स्थान की बात करेंगे तो बेलारूस है, जहां पर कोई भी भुखमरी नहीं है। जितना आप नीचे जाएंगे उतना भुखमरी बढ़ती जाएगी। तो 107वां देश जो होगा वो सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश होगा। बेलारूस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कोई भी भुखमरी नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। इसके बाद देखिए DHCP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं प्रोटोकॉलों से। जैसे पिछले एग्जामों में आपके पूछे गए, जो आपके 28 और 29 तारीख एग्जाम हुए, उसमें HTTP का पूछा गया, HTML का पूछा गया। अब देखिए इसमें DHCP का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। इसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, IBM के CEO पूछा गया था। तो IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन, ड्रीम 11 के CEO आपसे पूछे गए थे। तो हर्ष जैन है। ड्रीम 11 आप जानते हैं एक फैंटेसी गेम है जिसमें आप लोग पैसे लगा करके करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अगर सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक है। कोलार एवं हट्टी की खानों से सोना निकलता है। अगर हम बात करेंगे हीरा की, तो हीरा में पन्ना की खान से हीरा निकलता है। पन्ना की खान कहाँ पर है? MP में है। तो हीरा की बात करेंगे भारत में तो पन्ना की खान से, और सोना की बात करेंगे तो कोलार एवं हट्टी की खानों से कर्नाटक से सोना निकलता है। 8वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम आपसे पूछा था, मतलब कि बचपन का नाम आपसे पूछा था। तो बचपन का नाम था वर्धमान। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इनकी पत्नी का नाम तो यशोदा था, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अभी आपसे इनका मूल नाम पूछा है, बचपन का नाम पूछा है। अगले आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और पत्नी, पुत्री, पिता और माता का नाम तो आपको याद करके ही चलना है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछी थी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बताइए वर्गों की संख्या कैसे आप निकालेंगे? तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितने कॉलम यहाँ पर बने। 1 2 3 कॉलम है। 1 2 3 हमने इस प्रकार से लिख लिया। इसका स्क्वायर करके अगर आप जोड़ देंगे तो वर्गों की संख्या निकल आएगी। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 1 10 4 14 जो है इसमें टोटल वर्गों की संख्या होगी। आपको वर्ग ज्ञात करने जिसके चारों भुजाएं सेम हो, आयत नहीं ज्ञात करने, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन आया था 2022 के राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम में किस देश में होंगे। जो 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो किस देश में होगा, तो इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उपधातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें से अगर आपके कोई भी ऑप्शन में रहा होगा तो ऑप्शन आपको सही करना था। वो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये उपधातुएं हैं जो धातु की तरह बिहेव करती हैं और अधातु की तरह बिहेव करती हैं, वो उपधातुओं में आती हैं। चलिए आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं कि उपधातुओं को कहाँ पर रखा गया है। देखिए ये हमारी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे इस साइड की जितनी भी आपको दिख रही हैं वो धातुएं होती हैं, और ये बैगनी कलर की आपको एक देख रहे होंगे डॉट डॉट लाइन इस प्रकार से बनी हुई है, सीढ़ी नुमा आकृति। इसके इस साइड की जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी तत्व हैं, सारे धातु हैं। और इस जो रेखा के बैगनी कलर के जो तत्व लिखे गए हैं, इसके रेखा के इस साइड के जितने भी तत्व हैं वो अधातुओं में आते हैं। तो अधातु और धातुओं के बीच में जो एक रेखा बनाती है वो कौन होती है, उपधातु होती है। तो उपधातु में कौन आता है, देखिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलिनियम आते हैं। तो ये सभी तत्व आपको याद रखने हैं, इनसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सी उपधातु है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा पीरियड टेबल्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आपको इससे जो है जल्दी याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। जो लोकसभा का गठन है संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो संसद जो हमारी है, संसद की चर्चा की गई है 79 आर्टिकल में, ठीक है, 79 आर्टिकल में संसद की चर्चा की गई है। बात करेंगे राष्ट्रपति तो हमारा 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति है, और लोकसभा जो आपसे पूछा है वो 81 आर्टिकल के तहत हम लोग लोकसभा का गठन करते हैं और 80 के तहत राज्यसभा का। तो 79 में हमारी संसद है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से, और राज्यसभा 80 में है। उसके बाद लोकसभा आती है, पहले संसद आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, संसद फिर राज्यसभा फिर लोकसभा, और राष्ट्रपति का तो बिल्कुल अलग ही अनुच्छेद है 52। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते थे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टिक किससे मिलकर के बनी होती। जो प्लास्टिक होती है वो संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। जो भी आपके ऑप्शन में कार्बनिक या ठोस पदार्थों का कार्बनिक ठोस पदार्थों वाला ऑप्शन हो उसे अगर आप लोग टिक करके आएंगे तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। संगमरमर का फॉर्मूला पूछा गया था, संगमरमर तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आया था परमाणु की संरचना किसने तैयार की थी। तो परमाणु की संरचना रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा तैयार की थी। इसके बाद देखिए पुस्तक आई थी कामायनी, पुस्तक के लेखक आपसे पूछे थे। वैसे क्वेश्चन जो आता है ये हिंदी में आता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया तो कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। काफ़ी बार आप लोगों ने हिंदी का जब पेपर दिया होगा, यूपी वाले अगर आप लोग होंगे या किसी का अगर आप टेट सुपर टेट का पेपर देते होंगे शिक्षक बनने के लिए, तो ये पुस्तक बहुत आती है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। तो कालबेलिया नृत्य तो मैंने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हैं, उसमें भी पूछा गया, तब आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या इस पेपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लगभग आप देख रहे हैं 60 से 70% पेपर जो है पिछले सालों के ही पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए राजस्थान के सपेरा नामक जो जाति होती है वो कालबेलिया नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 मतलब कि 20 से क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से 18 नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है 2020 का। तो 3 व्यक्तियों को मिला है। किसके लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। माइकल को मिला है, चार्ल्स एम राइस को मिला है, हार्वे जे अल्टर को मिला है। तो माइकल ह्यूटन अमेरिका के हैं। ये सभी आपको तीनों नाम याद करके चलने हैं। किसके लिए मिला ये भी आपको याद करना, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड भी कर दिया इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे देगा, यहाँ पर दर दे देगा, वर्ष दे देगा, और इसके बाद राशि मतलब कि मूलधन आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि दोनों बार आपके 28 तारीख के पेपरों में
29 तारीख के पेपरों में और 30 तारीख का पेपर मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो तीनों ही पेपर मैंने आपको कराए हैं और आपको मैं PDF भी दे देता हूँ जो भी हमने आपके लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 2 वर्ष का आपसे पूछा है तो जितना भी दर हो, जैसे 2 वर्ष की दर आपको 20 दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा 400 और बटे कर दीजिए 100 से। 100 जो है हमारा हमने मूलधन माना है, ठीक है, अभी माना हमने 100 है, आगे में निकालना है। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 4, भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 बराबर कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के। तो 4 बराबर हमने 50 के कर दिया तो 1 बराबर आ जाएगा 12.5 के। 1 बराबर 12.5 तो हमारा मूलधन 100 था और हमें निकालना क्या है, मूलधन की राशि निकालनी है। तो 100 पे निकालेंगे हम लोग तो 12.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो राशि निकल कर आ जाएगी 1250 रुपये। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ 2 वर्ष का पूछे तभी आप लोग स्क्वायर करके बटे 100 करके बराबर कर दीजिएगा जो भी आपको दिया गया हो, 50 के 60 के जितना भी आपको राशि दी गई हो। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, 29वां राज्य कौन बना था। देखिए अभी 28 राज्य हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपसे पुराना डाटा पूछता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य जो था उसे 29वां राज्य का दर्जा मिला, लेकिन अभी 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए पहले 9 थे, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 55 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 55 से छोटी की बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53 ये जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं 55 से छोटी। लेकिन आपके ऑप्शन में 53 रहा हो, 47 रहा हो, तो ऐसा करके आप ऑप्शन दे करके अगर आपसे कुल संख्या पूछी है तो कुल 16 होंगी। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में 55 से छोटी लिखेगा तो 53 अगर ऑप्शन में रहा हो तो उसको टिक करके आपको आना था, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को प्रश्न ही याद हो जाते हैं, यही अच्छी बात है। ऑप्शन तो दूर की बात है, पेपर मिलता नहीं है। जितना आप लोग याद करके हमारे पास भेज पाते हैं उसी की तरह से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। 16 अक्टूबर जो था इसे काला दिवस मनाया गया जिस समय बंगाल विभाजन हुआ। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। दास वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर के 1210 तक इसका शासनकाल था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक त्यौहार आया था केदई मेदई, केदई भी कहते हैं या इसे मेदई कहते हैं, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो दोनों आपको लिख करके आएगा। ये छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है, ये तो केदई कहते हैं तो मेदई कहते हैं इसे। गोवा के सीएम आपसे पूछे गए थे, पिछले बार आपसे तेलंगाना के गवर्नर पूछा था 29 तारीख के पेपर में, अभी आपसे सीएम पूछा है तो प्रमोद सावंत है। तो लिस्ट जरूर याद करके जाइएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी प्रशासक हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, उनको याद करके अवश्य आपको जाना है। आप इस समय पिछले साल के पेपरों को क्यों देखते हैं या फिर जो आज के पेपर हो रहे हैं उन्हें आप क्यों देखते हैं। इससे आपको सीख मिलती है कि मैं आने वाले एग्जाम में क्या तैयार करके जाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से हैं। जोई बाइडेन हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक बुक आई थी आपके एग्जाम में, 28 नंबर क्वेश्चन है आज का, रिपब्लिक बुक आई थी। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है। प्लेटो हैं, ये दार्शनिक हैं जिनकी बुक का नाम है रिपब्लिक, ठीक है। जोजिला दर्रा, दर्रा आपके एग्जाम में आ रहे हैं जहां से नदियां रास्ता बना करके निकलती हैं उसे दर्रा कहते हैं। तो जोजिला दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गांधी जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बेलगाम 1924 में, याद रखना है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन है OECD का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो बेलग्राम 1924 एक ही की थी, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस के रेलवे NTPC एग्जाम के स्टार्ट है। तो 4 जनवरी 2021 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा विश्व कप 2022 वाला ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 2022 वाला कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा जो होती है ये फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। तो ये विश्व कप जो होगा फुटबॉल का विश्व कप है, किस नंबर का है, 22वें नंबर का है, 2022 में होगा।
इसके पहले जो आपका एनटीपीसी के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला, ये कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, ये पूछा जा चुका है। और आज के पेपर में कतर वाला पूछा गया। तो एक और बचता है 2022 का एशियाई खेल। 2022 के एशियाई खेल जो हैं वो चीन के हुआंगजू में होंगे। ये भी आपको याद करके चलना है। किस नंबर का है? 19वें नंबर का है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला है? तो 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड बेन स्टोक को मिला है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंग्लैंड को विश्व कप जिताया था। तो आईसीसी जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो हर साल अवार्ड को वितरित करती है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड पैट कमिंस को मिला है, बालर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो 2019 वाले ही अवार्ड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे 2020 के अवार्ड ही वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है तो ये 2020 वाले जो अवार्ड हैं ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ग्रुप डी के लिए याद रखना है तो 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड विराट कोहली को मिला है। ये आप लोग आगे के लिए तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको एनटीपीसी में 2019 वाला ही पूछेगा तो बेन स्टोक को सही कीजिएगा। कि तीसरे क्वेश्चन में आपसे यूआरएल का पूर्ण रूप पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आया है। 28 नंबर के एग्जाम में पूछा जा चुका था। यूआरएल देखिए फिर से आया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म से एक क्वेश्चन और से पूछा जा रहा है। तो आने वाली डेट में अगर आपके एग्जाम है तो कंप्यूटर के जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि HTTP, HTML, URL, इस तरह के आप जितने भी कोड याद कर सकते हैं उनको याद करके चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 112 क्या कहता है? तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है जिसे हम लोग बजट शब्द के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक घटना घटित हुई थी 1733 में। 1733 में सबसे पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को एक चमड़े के थैले के अंदर रख करके संसद पहुंचे थे। तो विपक्ष वालों ने इनका मजाक उड़ाया था। दी बजट ओपेंड, मतलब कि चमड़े का थैला खोला गया। जो बजट है ये बूजट से मिलकर के बना है। एक बूजट जो होता है फ्रेंच शब्द है, मतलब कि चमड़े का थैला होता है। तो वहीं से हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन बजट शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख है वहाँ पर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से क्वेश्चन आया था tan x प्लस cot x बराबर 5 है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर उधर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x cot x बराबर 1/25 बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए tan x और cot x जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो tan और cot एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 इधर जाएगा तो 25 माइनस 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 23। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद एक डोवर जल संधि आपसे पूछी गई थी। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल आप जानते होंगे, इंग्लैंड के नीचे एक चैनल पड़ता है जो आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला प्रथम पुरुष, तो वही इंग्लिश चैनल है। उत्तरी सागर को जोड़ती जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य में है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आरबीआई एक्ट पूछा गया था, ठीक है। एक्ट पूछा गया था, कब आया था? तो बहुत लोगों ने ऑप्शन को 1935 सही कर दिया, कुछ लोगों ने 1934 को सही किया है। तो आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में आया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और ये राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये तीनों बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद करके चलिएगा। एक्ट आया था 1934 में, 1934 के तहत 1935 को आरबीआई बना था और नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। एक क्वेश्चन देखिए फिर से मैथ से आया था, यदि दो संख्याएं जो 3 और 4 के रेशियो में हैं,
इन संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है, मासा आपको 15 दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। और आपको मालूम होता है जो मासा होता है हर एक संख्या के साथ में जुड़ा होता है। जैसे 3 हमने माना कोई संख्या 3 एक्स है और 4 एक्स है, तो डिवाइड करने पर एक्स एक्स कट गया होगा, तो एक्स जो होता है ये इसका मासा होता है। तो 15 गुणे 3 कर देंगे हम पहली संख्या के साथ में, और 15 गुणे 4 कर देंगे दूसरी संख्या के साथ में, बराबर कर देंगे मासा गुणते लासा के। मासा हमको 15 मालूम है, लासा हमको नहीं मालूम है, तो लासा हमको x मान लिया हमने। तो 15 गुणे 3 और 4 गुणे 15 बराबर कर दिया। 15 से 15 एक कट जाएगा, 15 गुणे 4 3 12 कर देंगे, तो 180 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 180। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहर बांध किस राज्य में है। जवाहर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, राजस्थान पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये भी चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो गुजरात में है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। तीनों बांध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों आपके लिए नीचे लिख दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक पूछा गया था, दो त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल आपको दिया गया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि समरूप हैं। यदि प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो द्वितीय त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो आप लोग ऐसे मान लीजिए, प्रथम त्रिभुज हमारा ABC है, द्वितीय आप मान सकते हैं PQR या फिर DEF मान सकते हैं। तो अगर पहले का 64 दे रखा, दूसरे का 121, और हाइट भी आप देख सकते हैं 16, और इसकी ज्ञात करनी हाइट। ठीक है, तो क्या करिए, ये फार्मूला होता है, आप सबसे पहले क्या करिए, इनका जो क्षेत्रफल है उनका रेशियो कर लीजिए, 64 और 121 का रेशियो कर लीजिए, और जो भी हाइट आपको दे रखी उसके स्क्वायर के बराबर होता है, H1/H2 कर लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे। एक हाइट आपको दे रखी है तो उसकी जगह पर आप 16 रख लीजिए, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट लगे तो 8 9 64 और 11 11 में 121 होता है, 8 दूनी 16 होता है और 11 दूनी 22। तो H2 की जो ऊंचाई आ जाएगी वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा से आपको लॉजिक याद रखना था कि स्क्वायर होता है हाइट के बराबर रेशियो होता है उसके क्षेत्रफल का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को मैंने पिछले साल के पेपरों में कराया वो क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपसे SBI के अध्यक्ष पूछे गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दिनेश कुमार खारा, ये नए बने हैं, याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं इस समय के। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन था, ये सीरीज आपको दे रखी थी इस प्रकार से, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना था कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 8 त्रिक 24 करेंगे और 3 घटा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 त्रिक 24, 3 घटा देंगे तो 21 बन जाएगा। 6 पंचे 30 करेंगे और 5 घटा दीजिए बीच वाली संख्या को, तो 25 बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाला आपको वही करना है, 12 दूनी 24 करिए और 2 को घटा दीजिए बीच वाली को, तो आ जाएगा 22। तो इसका सही उत्तर होगा 22। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीरीज आपको दी थी 9 19 37 75 149, तो अगली आपको संख्या ज्ञात करनी थी। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, 9 दूनी 18 होता है, प्लस 1 करिए, 9 दूनी 18, 1 19 हुआ, 19 दूना 38, 38 से 1 कम हुआ, तो 1 पहले ज़्यादा करना है, 2 गुने से 1 ज़्यादा करना है आपको, और फिर 2 गुने से 1 माइनस कर देना। इस तरह सीरीज आपको आगे बढ़ानी है। तो 37 दूना 74 होता है, तो बढ़ा करके 1 75 कर दिया है। तो नेक्स्ट में 75 दूना 150 होता है, 1 घटा करके 149 कर दिया है। तो अगला जो बढ़ेगा 149 गुणे 2 प्लस 1, तो 299 जो आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ रही थी, आपको ध्यान रखना था। 16 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यदि ABC मिलकर के किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि A और B उस काम को मिल करके 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आप क्षमता को निकाल लीजिए। ABC का आपको दे रखा कि 16 दिन में करते हैं और AB 48 दिन में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो होता है ये टोटल कार्य होता है हमारा। तो अगर क्षमता की बात करेंगे, A और B C की क्षमता निकल कर आएगी 3 और AB की क्षमता निकल कर आएगी 1,
तो अगर ए बी सी की क्षमता 3 है, ए बी की क्षमता 1 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी? 3 में से 1 घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल आएगी 2। तो सी जो है एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम हमारा 48 है, तो 48/2 हम कर देंगे तो पूरा काम करेगा 24 दिन में। एक दिन की क्षमता भाई हमारी 2 है और टोटल काम 48 है, तो 24 दिन में सी पूरा काम को समाप्त कर लेगा। तो सही ऑप्शन जो भी सी वाला हो वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्वीडन की राजधानी। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए फिर से आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि ओ को 20 मान लिया जाता है, ओ को 20 मान लीजिए, LIT को 46 मान लिया जाता है, तो PIG को आप क्या मानेंगे? ठीक है, तो ओ हमारा जो होता है इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है 15वें स्थान पर होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो 15 में 5 जोड़ दिया गया है तब जाकर के 20 बना है। वैसे देखिए L का स्थान होता है 12, I का स्थान होता है 9, T का स्थान होता है 20, तो इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 41, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 46, तो मतलब 5 ऐड किया गया तब जाकर के 46 बना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको PIG में करना है। P का स्थान होता है 16, I का 9 और G का 7, इन सबको जोड़ेंगे तो 32 आएगा और 32 में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। जैसे सीरीज आगे बढ़े तो 37, तो 37 वाले ऑप्शन को आपको टिक करना था। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दूध का pH वैल्यू आपसे पूछे गए थे। दूध का pH मान जो भी आपके ऑप्शन में 6.5 रहा हो, 6.6 रहा हो, इस प्रकार से जो भी ऑप्शन के इसके करीब रहा हो, 6.5 से 6.7 तक होता है दूध का pH मान। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला पहला लिंक जो है आपके डिस्कशन के लिए बनाया गया है, वहां से आप लोग इसकी PDF ले लीजिएगा। अटल सुरंग की लंबाई, अटल सुरंग की लंबाई आपसे पूछी गई थी। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, फिर उसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया। लेह को मनाली से जोड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं से क्वेश्चन पूछा गया था, cos -90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो आपको मालूम होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे तो cos -थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है। वही मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ताकि आप PDF जब देखें तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट बातें हों। यहाँ पर तो मैं आपको वीडियो करके बता दे रहा हूँ, लेकिन PDF से भी आप बात को समझ जाएं। तो cos 90 की डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी थी, कोई भी उत्तर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, cos 90 होता है 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर यहीं पर sin 90 की वैल्यू आपसे पूछता -90, तब ये माइनस का यहाँ पर साइन आ जाता, लेकिन cos के केस में ऐसा होता है कि cos में -थीटा जो होता है वो थीटा बन जाता है। कि 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो जब मैंने आपको पहला वाला बताया था, इसके पहले पहला ही पूछा जा चुका है। तो 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उसका ऑपरेशन का नाम पूछा गया था, तो पहले वाले ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस तरह से आपके ऑप्शन में थे। आप लोग बताइएगा, कुछ लोग को पेपर याद रहता है, पूरा पेपर आप लोग को याद नहीं हो पाता। जितना आप लोग बताने का प्रयास करते हैं वैसे आपको PDF लेकर के चले आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था जावा कैसी भाषा है? तो जावा जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो वहां पर आपको सही करना था, वायरस से होता है। ठीक है, यकृत में होता है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इस बार नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ये मैंने आपको बताया था। 25 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। कब बना था? 1958 में बना था। इसके अध्यक्ष भी कुछ लोग कह रहे थे, पूछा गया था, G सतीश रेड्डी जो है वो DRDO के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। के रेलवे NTPC एग्जाम के स्टार्ट हैं, तो 5 जनवरी 2021 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आज उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये वही प्रश्न है जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पुस्तक से क्वेश्चन आया था। शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे। इस पुस्तक का पूरा नाम है शेड्स ऑफ सैफरान फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। शेड्स ऑफ सैफरान का
हिंदी में मतलब होता है केसरिया रंग। इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लानई बांध है। इसे ग्रैंड अनिकट बांध भी कहा जाता है। ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। किस राज्य पर है? तो तमिलनाडु राज्य पर है। दूसरी शताब्दी में चोल वंश के राजा करिकला चोल ने इसे बनवाया था। तो ये सबसे पुराना बांध है भारत का और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे पुराना बांध है। तीसरा क्वेश्चन आया था, लिफो का पूर्ण रूप आपसे पूछा था। कंप्यूटर के जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में आपके एक शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन अवश्य आ रहा है। तो लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका पूर्ण रूप होता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल न्यू ईयर कब मनाया जाता है? जो तमिल लोग हैं वो अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल से उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन आया था, देखिए पांचवा, छठवां और सातवां इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। सिक्किम के राज्यपाल आपसे पूछा था तो गंगा प्रसाद हैं, याद रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री आपके एग्जाम में पूछा गया था तो प्रमोद सावंत। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी आ चुका था। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे पूछा गया था, भगत सिंह किशोरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन काफ़ी ढेर सारे हमारे पास मैसेज आए कि ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। तो हमने तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन तो अवश्य पूछेगा। एक आपसे मुख्यमंत्री पूछ सकता था, एक आपसे राज्यपाल पूछ सकता था, तो 2 ही प्रश्न आ सकते थे। 8वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, याद रखिएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला वाला हुआ था 1930 में, दूसरा वाला हुआ 1931 में और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, और ये असफल रहा था। इसके बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। तो एक क्वेश्चन और आता है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अम्ल हमारे पेट की रक्षा करता है, या फिर हमारे आमाशय की कौन सा अम्ल रक्षा करता है? तो HCl रक्षा करता है। ठीक है, जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया भोजन से आते हैं इसमें एसिडिक मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है HCl की, उससे जीवाणुओं को नष्ट करने काम जो होता है वो HCl करता है। तो हमारे पेट की रक्षा HCl अम्ल करता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस कौन थे? आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी। 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तो किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। अगर हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर थी, लेकिन दूसरी वाली PC महालनोबिस मॉडल पर थी, याद रखिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? धौला सादकिया पुल है, याद रखिएगा। अब इसे भूपेन हजारिया पुल भी कहा जाता है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, उसी पर यह पुल बनाया गया है। कितने किलोमीटर का है? लगभग 9 किलोमीटर का है, 9.15 किलोमीटर। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो इसकी वैल्यू तो कुछ लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट होती है √3 - 1/2√2। इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन आपको अगर वहाँ पर एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप लोग निकाल भी सकते थे। साइन 45 - साइन 30 कर लेते हैं तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। साइन A cos B, cos A साइन B का फार्मूला लगाते हैं साइन A - B से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखते हैं और ये उत्तर आपको वैसा ही प्राप्त हो जाता। तो ऐसे आप निकाल सकते थे, या तो आप डायरेक्ट याद करके भी इसे याद कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CAA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। CAA काफ़ी चर्चा में रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर अभी आपके एग्जाम में CAA पूछा गया है तो नेक्स्ट वाले में NRC NPR भी पूछ सकता है। तो NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। एनपीआर का क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये तीनों आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बल का मात्रक आपके एग्जाम में आया था, तो बल का मात्रक ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो सकता है। वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन नहीं देगा तो फिर ये वाला मात्रक देगा, ठीक है। अब ये कैसे आता है, F बराबर ma होता है, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। तो मास किस में होता है, केजी में होता है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में घाते हो जाएंगी, तो इसकी यूनिट ये तो ये हो सकती है, या तो न्यूटन, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो उसको आप लोग को टिक करना है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ला लीगा लीग का विजेता कौन रहा है। ला लीगा लीग जो होती है फुटबॉल की लीग होती है, इसमें रियल मैड्रिड 2020 का विजेता रहा है, याद रखिएगा रियल मैड्रिड। और अगर बात करेंगे सम्मान की, तो पी चिची सम्मान, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन बूट अवार्ड, लियोन मेसी को मिला है। ये बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलते हैं, 25 गोल दागे हैं ला लीगा लीग में, तो ये अवार्ड जो है गोल्डन बूट अवार्ड ला लीगा लीग का लियोन मेसी को मिला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अगर विजेता टीम की बात करेंगे तो रियल मैड्रिड की टीम बनी है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूने का फिर से फार्मूला पूछा गया, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, अगर हम लोग बिना बुझा हुआ चूने की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नीले थोथे का फार्मूला आपसे पूछा गया था, इंग्लिश में से कहते हैं ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में से तूतिया भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट कहा जाता है, CuSO4 इसका फार्मूला होता है। पानी के अणुओं की संख्या इसमें 5H2O होती है। अगर आपके ऑप्शन में कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O दिया है तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। वैसे कॉपर सल्फेट दिया रहा होगा, पानी के अणुओं से आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। नीला थोथा, तूतिया, या फिर ब्लू विट्रॉल कहते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट, इसके 4 नाम है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला आया था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। जब आप लोग को एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग क्या कहते हैं, इनो पीते हैं, तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो आपकी एसिडिटी होती है उसको खत्म करने का काम करता है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, IMF के सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, ठीक है। इसमें एक सदस्य ऐड हुआ है, पहले 189 थे, अभी एक सदस्य ऐड हो चुका है, तो 190 देश हो चुके हैं। अंतिम देश जो ऐड हुआ है एंड्रोरा ऐड हुआ है, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 को ये IMF का सदस्य बना है। इसका फुल फॉर्म होता है IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन मैथ से आया था, tan 30 माइनस sin 30 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और sin 30 होता है 1/2। इसको आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी गई थी, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और फिर से देखिए एग्जाम में रिपीट और क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन मैथ से आया था, इसमें आपसे पूछा था x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे समीकरण में x से भाग कर दीजिए। x से भाग करेंगे सभी में तो क्या बनेगा, x माइनस 4 प्लस 1/x बराबर 0 बन जाएगा। इसके बाद x और 1/x को आप पास पास रख लीजिए, इसको पास पास रखिए और 4 को इधर भेज दीजिए, 4 बन जाएगा इधर। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में आपका करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² इंटू 2ab होगा, और x और 1/x को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 ही यहाँ पर बचेगा, तो 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आप लोग को इजी क्वेश्चन ही याद रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इजी क्वेश्चन ही सर बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आप लोग बताते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं, तो इजी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, और कठिन क्वेश्चन तो ज़्यादातर किसी लोग को भी याद नहीं रहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था,
तो 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। और भी लोग को मिला था, लेकिन आपसे भारतीय पूछा गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को टिक करना था। इसके बाद 1901 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? कुछ लोग हमारे पास मैसेज करके भेज रहे थे कि 1901 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेनरी डुरंट और फ्रेडरिक पसिको, इन दोनों लोग को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। या तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, या तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया रहा होगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र की इकाई। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, या फिर इसको लीड किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसे लीड किया था, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो अभी तक हमें 27 क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं। तो ये प्रथम शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 जनवरी 2021 के प्रथम शिफ्ट के पेपर है जो आप लोगों ने वहाँ भेजे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8795 34 13 62। इस पर आप लोग अगर क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप पेपर में लिखिए, डेट लिखिए, बगल में शिफ्ट लिखिए, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आपसे जो भी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ढेर सारे लोग, लगभग 1000 लोग होने वाले हैं, तो उसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए और डिस्कस करिए। जो भी पेपर आपका संपन्न होता है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसके बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक जो मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर मैं आपको इसकी PDF भी डाल दूंगा, वहाँ पर से आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न भेजने हो तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको पहले बताया उसमें आप लोग भेजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।